राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मटीरिया मेडिका फ्रॉम एसके दुबे। आज का हमारा वीडियो है मिडोरिहिनम को लेकर। ये जो रेमेडी है उसको हमने डिटेल में एक एक स्मॉल टॉपिक्स करके पूरी रेमेडी को कवर अप कर लिया है। आज हम इसका रिवीजन वीडियो करेंगे जिसमें साथ ही साथ हम इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मिडोरिनम जो है रेमेडी, उसका कॉमन नेम है द गोनोरियल कोकाई। प्रूवर है डॉक्टर स्वान एंड इसका सोर्स है ये एक नोजोड है। इसको आपको याद रखने के लिए कीवर्ड याद रखना है एक्सट्रीम्स एंड इरेडिकेट, कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर, फर्स्ट पेंडुलम फ्रॉम वन टू अनदर एंड एक्सट्रीम्स टू एक्सट्रीम बिहेवियर इन वन पर्सन, नाइसनेस एंड नेस्टीनेस। इसका मतलब अब मैं आपको समझाती हूँ कि मिडोरिनम जो रेमेडी है वो एक ऐसी रेमेडी है जिसमें आपको हर एक चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे दिखेगी, या तो एकदम इरेडिकेट मतलब है ही नहीं उसकी लाइफ में, उस लेवल पे दिखेगी। कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर यानी कि कोई चीज़ उसको बहुत पसंद है और उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर है। तो ऐसे दो बिहेवियर के बीच में पेंडुलम, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, ऐसा वाला पेंडुलम, तो इट्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम बिहेवियर टू अनदर एक्सट्रीम बिहेवियर, यानी कि दो एक्सट्रीम बिहेवियर एक ही पर्सन में। फॉर एग्जाम्पल नाइसनेस एंड नेस्टीनेस, कभी कभी बहुत ही अच्छा होना तो कभी कभी बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होना। तो एक्सट्रीम एंड इरेडिकेट इज अ सिम्टम या फिर इज अ कीवर्ड टू अंडरस्टैंड मिडोरिहिनम। तो इसको हम माइंड सिम्टम्स में और डिटेल में देखेंगे। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मिडोरिहिनम is one of the greatest constitutional remedies contributed by Hahnemann to Materia Medica. Although Thuja claims to be the king of antipsychotic remedies, in actual effects, Midorihinum ranks pari passu with the king. मिडोरिहिनम एक ऐसी ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो हैनेमन सर ने हमारी मटीरिया मेडिका में कंट्रीब्यूट की है और इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तुझा ऐसा क्लेम करती है कि वो एंटीसाइकोटिक रेमेडी की किंग है, लेकिन एक्चुअल इफेक्ट्स में अगर देखा जाए तो मिडोरिहिनम भी पैरी पासो मीन्स इक्वली रैंकिंग है इस किंग रेमेडी के साथ एंड मेरिट्स द कंसिडरेशन ऑफ हैविंग एन इक्वली वाइड रेंज ऑफ एक्शंस एज दैट ऑफ तुझा। और इसके एक्शंस भी, इसके सिम्टम्स भी उतनी ही वाइड रेंज ऑफ है जितने तुझा के हैं। Having been derived from the gonorrheal cocci, it has been found most efficacious in eradicating any and every complaint. अगर आप इसको डिराइव करते समय अगर आप देखो तो ये डिराइव हुई है गोनोरियल कोकाई से। तो ये मोस्ट इफेक्टिव है कोई भी कंडीशंस जो कोई भी कंप्लेन है ऐसी, उसको इरेडिकेट करने के लिए, यानी कंप्लीटली जड़ से मुक्त करने के लिए, जड़ से रिमूव करने के लिए ये कंप्लीटली मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी है ऐसी कंप्लेंट्स में जो या तो गोनोरिया की वजह से हुई है या तो उसकी गोनोरिया के कॉन्सिक्वेंसेस के वजह से हुई है। The dormant curative power of the same contagious principle has been utilized through potentization. तो जो इसकी छुपी हुई पावर है वो यूटिलाइज हुई है। द डोरमेंट क्यूरेटिव पावर मतलब जो उसकी छुपी हुई लेटेंट पावर है, क्यूरेटिव पावर, जो कॉन्टेंजियस प्रिंसिपल को मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं, वो पोर्टेंटाइजेशन के थ्रू है वो बाहर लाई गई है। For complete annihilation of all the diseases and manifestations produced by gonococcus itself. वो सारे डिसीज और वो सारे मैनिफेस्टेशंस को रिमूव करने के लिए जो गोनोकोकस के द्वारा ही कोस किए गए हैं। Master Hahnemann found in gonorrheal cocci the immense curative value of not only all diseases of psychotic origin but also the diseases caused by sora and syphilis. Master Hahnemann ऐसा मानते हैं और ऐसा फाउंड करते हैं कि ऐसे मैनिफेस्टेशंस ना कि सिर्फ गोनोकोकाई के द्वारा प्रूव किए गए हैं, ना कि सिर्फ साइकोटिक ओरिजिन के, उसमें ही साइकोटिक ओरिजिन की जो डिसीज है उसके लिए ही ये क्यूरेटिव वैल्यू नहीं रखती, साथ ही ऐसे डिसीजेस जो सोरा से है या फिर जो सिफिलिस से ओरिजिन हुए हैं उसमें भी सिम्टम सिमिलरिटी देखी जाए तो उसके लिए भी ये एक इफेक्टिव रेमेडी है। Midorrhinum bears the same relation to deep-seated psychotic chronic affections of the spinal cord and sympathetic nervous system. Midorrhinum का एक सेम अफेक्शन है वो देखने को मिलता है, जैसे कि देखो सोराइनम है वो कैसे डीप सीटेड
क्रॉनिक अफेक्शंस जो होते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में, उसके लिए यूज़फुल है। सिफिलिनम ऑल सिफिलिटिक कंडीशंस के लिए यूज़फुल है। वैसे ही मिडोरिहिनम का सेम रिलेशन है विद डीप सीटेड साइकोटिक क्रॉनिक अफेक्शंस। डीप सीटेड यानी बहुत ही अंदर घड़े मुड़े क्रॉनिक अफेक्शंस है जो स्पाइनल कोड के, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के, उसके लिए मिडोरिहिनम बहुत ही अच्छे से यूज़ होती है। क्लिनिकल कंडीशंस क्या है? सबसे पहले तो एब्डोमिनल डिसऑर्डर, अस्थमा, कफ, डायबिटीज, epilepsy, eye affections, gonorrhea, suppressed headache, liver affections, mental disorders, nocturnal enuresis, paralysis, rheumatism, throat and lung affections, urinary troubles, tumors, warts, etc. अब sphere of action क्या है? Midorrhinum predominantly affects the nervous system. सबसे पहले predominantly affects the nervous system, brain, spinal cord and its meninges, mind, lymphatic, skin and mucous membrane, joints, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal tract, female genital organs, urinary and sexual organs, all troubles which are traced to a psychotic origin. मतलब ये सारी कंडीशंस पे उसकी मेन एक्शन है, और खास करके तब जब इन सब का जो ओरिजिन है वो आपको साइकोटिक ओरिजिन की ट्रबल्स मिले तब। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे, फिर पैथोजेनेसिस की तरफ बढ़ते हैं। Midorrhinum represents the heart of psychotic miasm. The main feeling of the psychotic miasm is I am okay as long as my weakness is covered. I know my weakness is not fatal to me. It is not the end, but if it will be exposed, I will be criticized. I will lose a lot. People will take advantage of me, and my position uh, will come down. Therefore, I must do all I can do to see that this weakness is not exposed. I may have to be overactive in opposite direction as a result. तो जो मिडोरिहिनम है वो हार्ट है इन सारी साइकोटिक मियाजम्स का। साइकोटिक मियाजम है उसका अगर आप माइंड को समझने जाए, बॉडी माइंड और सोल को एक करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या मेंटल सिम्टम्स है और उसकी वजह से क्या फिजिकल लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले मिडोरिनम है उसको हार्ट ऑफ साइकोटिक मियाजम बोला गया क्योंकि वो एक ऐसी मेन फीलिंग है साइकोटिक मियाजम की, उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से ये इक्वली इंपॉर्टेंट है एंटी साइकोटिक रेमेडी की जो किंग है तुरिया उससे। क्यों? क्योंकि जो साइकोटिक मियाजम है उसकी मेन फीलिंग है कि मेरी कुछ वीकनेस है, जब तक वो वीकनेस छुपी रहेगी तब तक आई एम ओके। सेम फीलिंग मिडोरिनम में भी है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी कोई वीकनेस है, जब तक वो वीकनेस छुपी रहेगी तब तक अच्छा है। ऐसा नहीं है कि उसकी वो वीकनेस अगर बाहर आ गई तो उसकी डेथ हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि अगर उसकी वो वीकनेस बाहर आ गई तो उसको लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बोलेंगे और वो सहन नहीं कर पाएगा। तो उसको ऐसा लगेगा कि वो सब वो झेल नहीं सकेगा। तो इसीलिए वो जितना हो सके उतना उसके बिहेवियर से कुछ ना कुछ करके अपनी जो एक्चुअल साइट है, इनर साइट है, उसको छुपाने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से वो कभी इस बिहेवियर पे एक्सट्रीम हो जाए तो कभी अगले बिहेवियर पे। इसीलिए वो ऐसे बिहेवियरिस्टिक चेंजेस आपको उसमें देखने को मिलते हैं। In order to cover up his inner weakness, the middle patient can take the opposite stance in that he can become quite egoistic, critical, rude, selfish, insensitive, extravagant, and act as nothing scares or bothers him, speaks abruptly, internally may be fearful, anxious, and may be very hurried and impatient. तो जो मिडोरिनम के पेशेंट हैं वो क्या ट्राई करते हैं कि सपोज कि फॉर एग्जांपल एक प्रिंस है, अब उसके फादर नहीं रहे और उसका शासन, वो अभी बहुत यंग है ये सारी चीज़ों को संभालने के लिए, लेकिन उसको पता है कि अगर उसकी ये वीकनेस किसी और के सामने आई तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे और या उसको जीने ही नहीं देंगे, कुछ उसको मार देके फिर उसका राज्य उसे छीन लेंगे। तो किसी को उसकी इस वीकनेस के बारे में कि अभी उसको इतना नॉलेज नहीं है या फिर अभी वो रेडी नहीं है ये ना पता चले, इसलिए वो क्या करेगा, बहुत ही रूडली बात करेगा, बहुत ईगोइस्टिक वे में बात करेगा, उसका वो बिहेवियर है वो बहुत सेल्फिश, इनसेंसिटिव टाइप का आपको लगेगा, लेकिन हो सकता है कि अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा फियरफुल हो, एंशियस हो, हरीड हो और इम्पेशेंस हो। उसको सारे काम हरीड क्यों? क्योंकि उसको ऐसा है कि जितना ज़्यादा यहाँ पर रहूँगा उतना ज़्यादा पकड़े जाने का डर है, मेरी वीकनेस बाहर आ जाने का डर है, इसलिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हरीड और इम्पेशेंट वे में वो करना चाहता है। दिस इज द बेसिक मेन फीलिंग ऑफ मिडोरिनम पेशेंट। आई होप दिस वुड बी क्लियर। अब देखते हैं पैथोजेनेसिस। मिडोरिनम की इफेक्ट्स जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स पे क्या है, पैरालिसिस को रिड्यूस करती है, ट्रेम्बलिंग प्रोड्यूस करती है एंड फिजिटिव फीलिंग विथ लॉस ऑफ मेमोरी। सो आपको कोरिलेट करके अगर देखना हो तो यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ, मेन एक्शन उसकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे है,
तो जो पर्सन है उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सारी नर्वस सिस्टम, सारी बॉडी रेगुलेट होती है। तो जब वो कोई चीज़ को रेगुलेट नहीं कर पाएगा तो वो क्या होगा, मेन चीज़ें, मेन ऑर्गन्स पे अफेक्ट होगा। तो क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी बेक कमज़ोर है, मतलब कि उसके पास एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है और वो वीक है, लेकिन उसकी वीकनेस को उसको छुपाना है। तो अगर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सिम्टम्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? पैरालिसिस, मतलब कि एक उसका बॉडी का पूरा पार्ट काम नहीं कर रहा है। ट्रेम्बलिंग, क्योंकि उसको डर है कि उसकी वीकनेस बाहर ना आ जाए। फिडजिटी फीलिंग, फिडजिटी यानी कि काइंड ऑफ रेस्टलेसनेस फीलिंग, एंड विथ लॉस ऑफ मेमोरी, वो भूल जाना चाहता है, वो इस सारी चीज़ों से छुटकारा पाना। ये एक जस्ट एन एग्जाम्पल था कि आप ऐसे करके पूरे रिलेट करके देख सकते हो कि कैसे उसका मेंटल स्पीयर फिजिकल स्पीयर से रिप्रेजेंट होता है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के सिम्टम्स क्या है? प्रोड्यूसिंग पैरालिसिस, ट्रेम्बलिंग एंड फिडजिटी फीलिंग विद द लॉस ऑफ मेमोरी। The fear of incapacity in Madurinum patient is represented by anxiety, conscience if he were guilty of crime, by fear as if someone was behind him, and constant inner anxiety and restlessness. Guilty feeling is evident as his need to constant wash his hand. तो जो इसका फियर है इनकेपेसिटी का मिडोरिनम में कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा और ये नहीं होगा मुझसे, काइंड ऑफ थिंग, तो ये जो इनकेपेसिटी का फियर है वो रिप्रेजेंट होता है उसके द्वारा थ्रू एंजाइटी के थ्रू, मतलब कि कैसे कि उसको ऐसा लगता है बहुत एंजाइटी, ऐसी एंजाइटी जैसे उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया और कोई उसके पीछे है, ऐसा उसको कांस्टेंट फीलिंग रहती है। और इस इनर एंजाइटी, इस रेस्टलेसनेस की वजह से, गिल्टी फीलिंग की वजह से कई बार मिडोरिनम पेशेंट में ओसीडी भी देखने को मिलता है। वो बार बार अपने हैंड्स को वॉश करना चाहता है, काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि ये वो गिल्ट को धोना चाहता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कोरिलेशन। Second is cardiovascular system and respiratory system results in dyspnea, means shortness of breathing, pain and cough. So अब आप कोरिलेट कर सकते हो अपने आप से कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्या होगा अगर किसी को पता चल गया तो, दर्द और कफ। सो ये चीज़ें हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिजल्टिंग इन dyspnea, पेन एंड कफ। Third is joints, manifestation is rheumatism and gout. D, that is glands, enlargement of glands all over the body. So constitution, physical makeup. मिडोरिनम का पेशेंट का फिजिकल मेकअप कैसा होगा? तो मिडोरिनम इज आइडियली सूटेड टू द पेशेंट्स हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स ऑफ maltreated and suppressed gonorrhea with trembling all over the body, weak, fatigue and emaciated as a result of long continued chronic disease with a stage of collapse. सो मिडोरिनम पेशेंट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखने जाओ, मेंटल स्पीयर को बात करके सिर्फ फिजिकली आप देखने जाओ तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो मेजरली ये मालट्रीटेड गोनोरिया या फिर सप्रेस्ड गोनोरिया, उस पर्सन में या उसकी हेरिटेज में उसको सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसे वाले पेशेंट्स में ज़्यादातर मिडोरिनम दी जाती है। विथ ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर द बॉडी, ट्रेम्बलिंग प्रेजेंट है ऑल ओवर द बॉडी, वीकनेस है, फटीग है, वो बहुत थका हारा सा पेशेंट लगेगा आपको, इमाशिएटेड है, विथ लॉन्ग कंटिन्यूड क्रॉनिक डिसीज। और क्रॉनिक डिसीज का आप ऐसे सेंस कि बहुत समय से कोई ऐसी बात है जो खटक रही है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो लॉन्ग कंटिन्यूड क्रॉनिक डिसीज विथ अ स्टेज ऑफ कॉलेप्स, जहाँ पर आपको एक स्टेज ऑफ कॉलेप्स भी परसिस्टेंट देखने को मिलेगा जो कार्बोवेज में है, और फैनिंग वाली ये यहाँ पर गाइडिंग सिम्टम्स में भी प्रेजेंट है। टेम्परामेंट में वीपिंग डिस्पोजिशन, पेविश एंड इम्पेशेंट। विपिंग डिस्पोजिशन, फेशियल एक्सप्रेशन अगर देखने जाऊँ तो मिडोरिनम पेशेंट के फेस बहुत ग्रीजी है एंड मेलिशियस लुक है उसका, ठीक है। ट्रीटमेंट है वीपिंग डिस्पोजिशन, रूथलू टाइप ऑफ, जैसे पल्सेटिला में वैसे ही वीपिंग डिस्पोजिशन, पिविशनेस, इजीली इरिटेबल एंड इम्पेशेंस। Relation with heat and cold, midorinum is a hot patient specially affected by heat in general. ये hot patient है, इसको गर्मी की वजह से बहुत सारी problems बहुत जल्द से हो जाती है। Miasm is psychosis is main miasm in the background which is the reason for most of the troublesome problems. लेकिन इसके अलावा सोरा और सिफिलिसिस वाली कंडीशन में भी ये रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। डायथिसिस है इसके rheumatic and gouty diathesis, gouty यानी कि जो swelling हो जाती है joints में, that is gouty diathesis। अब देखते हैं guiding symptoms। Guiding symptoms में first है midorinum is to be thought in all cases of constitutional effects of maltreated and or suppressed gonorrhea when the best selected remedies fail to relieve permanent improve.
तो मेडोरिहिनम ऐसे केसेस में भी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कोई और थी और हिस्ट्री थी सप्रेस्ड गोनोरिया और या फिर मालट्रीटेड गोनोरिया की, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या फिर सिलेक्टेड रेमेडी कोई और थी, आपने वो दी लेकिन बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी भी फेल हुई। तो ऐसे केसेस में भी आप यूज़ कर सकते हो इस रेमेडी को जहाँ पर परमानेंट इम्प्रूवल आपको कोई अदर रेमेडी से नहीं मिल रहा हो। Medorinum is to be thought of in all cases of constitutional effects of maltreated and or suppressed gonorrhea when the best selected remedies fail to relieve permanently improve. Second is soreness all over the body, especially glands with burning in hands and in feet. So soreness present है पूरी बॉडी में, सोर होती है टू टच, थोड़ा सा भी टच करोगे पेन बहुत होगा उस पेशेंट को। सोरनेस ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली ग्लैंड्स, सारी ग्लैंड्स जो है वहाँ पर, क्योंकि जो ग्लैंड्स हैं वो कैसी है, एनलार्ज है ऑल ओवर द बॉडी, सो स्पेशली ग्लैंड्स विथ बर्निंग इन हैंड्स एंड फीट। ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर द बॉडी, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बताया गया है कि ट्रेम्बलिंग, वीकनेस, फटीगनेस एंड इमाशिएशन इज कॉन्स्टेंट। सो ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर द बॉडी विथ इंटेंस नर्वसनेस, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट नर्वस होगा, एंड प्रोफाउंड एग्जॉस्टेशन, एग्जॉस्टेशन मीन्स एग्जॉस्टेड होगा पेशेंट अपनी सारी चीज़ों से। ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर द बॉडी विथ इंटेंस नर्वसनेस एंड प्रोफाउंड एग्जॉस्टेशन। Fourth is a state of collapse persistent in the medullarium patient who wants to be fanned at the time. Coldness all over the body, still does not like covering and throws them off. तो एक स्टेट ऑफ कॉलेप्स है वो परसिस्टेंट देखने को मिलेगा मेडोरिनम पेशेंट में। वो चाहेगा कि उसको आप कंटिन्यूसली हवा देते रहो, फैन करते रहो हर समय, जैसे कि कार्बोवेचोलेकिसिस में देखने को मिलता है। कोल्डनेस होगी पूरी बॉडी में, फिर भी उसको कवरिंग नहीं पसंद है, ठंड लग रही है बहुत ही ज़्यादा, फिर भी उसको कुछ भी कवर करना नहीं पसंद है, वो सारी कवरिंग को थ्रो कर देता है। A state of collapse persistent in the medullarium patient who wants to be fanned at that time, coldness all over the body, still does not want to cover them and throws them off. Sensation of tightness, constriction and soreness all over the body. Sensation होगा उसको tightness का, constriction का and soreness all over the body. ठीक है, tightness, constriction and soreness all over the body, trembling all over the body, soreness all over the body. So tightness, constriction, soreness all over the body. Intense restlessness and fidgety feeling in leg and feet. Intense restlessness है, fidgety means anxiety feeling in, fidgety की वजह से क्या होगा, restless means continuously उसमें trembling होगा, so intense restlessness, fidgety feeling in legs and feet, in legs and feet. Incoordinated craving for liquid, salt, sweet and acid. Cravings किसकी है, liquor, salt, liquid, salt, sweet and acid. Backache is relieved by profuse urination. तो जो backache है मेडोरिनम में वो रिलीज होगा आफ्टर profuse urination. Dyspnea relieved by lying on face and protruding tongue. जो उसका shortness of breath है, breathing discomfort है, वो रिलीव होगा जब वो अपनी फेस पर लाई करेगा या फिर जब वो अपनी टंग को प्रोट्यूड करके रखेगा। Dyspnea relieved by lying on face and protruding tongue. 10th is menses. menses कैसा है मेडोरिनम के, प्रोफ्यूज है, बहुत ही डार्क है, क्लोटेड है, स्टेन्स एंड डिफिकल्ट टू वॉश देम ऑफ। इतने स्टेन्स होते हैं उस मेंसेस की वजह से कि अगर वो स्टेन हो गया क्लोथ पे तो इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉश देम ऑफ। पेन इन द हार्ट रीजन फ्रॉम अपेक्स टू बेस, मतलब हार्ट रीजन में पेन होगा, और शार्प शूटिंग पेन है फ्रॉम अपेक्स टू बेस, मतलब स्पेसिफिक है। फ्रॉम बेस टू अपेक्स इज सिफिलिनम, फ्रॉम अपेक्स टू बेस इज मेडोरिनम। फ्रॉम बेस ऑफ क्लेविकल से लेकर शोल्डर तक तो स्पाइचेलिया। बर्निंग ऑफ हैंड्स एंड फीट वॉन्ट्स देम अनकवर्ड एंड फैंड। बर्निंग है हैंड्स और फीट में और उसको अनकवर्ड चाहिए वो पार्ट्स, और उसमें फेनिंग भी चाहिए। In cases of women, there may be chronic ovaritis, salpingitis, pelvic cellulitis, fibroid cyst, or any other morbid growth of uterus and ovaries, both benign and malignant, with or without psychotic origin. Women's में कोई भी कंडीशंस है, क्रॉनिक कंडीशंस जैसे कि ओवराइटिस, साल्पिंजाइटिस, पेल्विक सेलुलाइटिस, फाइब्रोइड, या फिर कोई भी सिस्ट, या फिर कोई भी अदर मॉर्बिड ग्रोथ है यूट्रस में, ओवरी में, बिनाइन हो या मैलिग्नेंट, साइकोटिक ओरिजिन की हो या ना हो, उन सारे केसेस में मेडोरिनम इज अ गुड रेमेडी टू बी यूज्ड। तो इसके अब तक के गाइडिंग सिम्टम्स को रिवाइज करें तो मेडोरिनम इज थॉट ऑफ इन ऑल केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स ऑफ maltreated and suppressed gonorrhea when the best selected remedies fail to relieve permanently improve soreness all over the body, especially glands with burning in hands and feet,
trembling all over the body with intense nervousness and profound exhaustion, a state of collapse persistent in Medorinum patient who wants to be fanned at every time, coldness all over the body, still does not like to cover them and throws them off. Sensation of tightness, constriction, and soreness all over the body, intense restlessness and fidgety feeling in hands and feet, in legs and feet, incoordinate craving for liquor, salt, sweet, acids, etc. Backache is relieved by profuse urination. Dyspnea is relieved by lying on face and protruding tongue. Menses are profuse, very dark, clotted, stains, and difficult to wash them off. Pain in the heart region from apex to base. Burning of the hands and feet wants them uncovered and fanned. In cases of women, when there may be any kind of chronic ovaritis, salpingitis, pelvic cellulitis, fibroid cyst, or any growth of uterus on ovaries, both benign and malignant, with or without psychotic origin. 14th symptom is there is a general aggravation from sunrise to sunset when thinking of ailments, heat, कवरिंग एंड स्वेट. एक जनरल एग्रावेशन का स्टेट देखने को मिलता है मिडो पेशेंट्स में जब सनराइज से लेकर सनसेट तक, मतलब जब सुबह सूरज उगेगा तब से लेकर सूरज ढलने तक, शाम तक, जब भी कंप्लेंट्स के बारे में वो पेशेंट सोचेगा तब थिंकिंग ऑफ द एलिमेंट्स, हीट इन जनरल से, कवरिंग से और स्वेट से, इन चीज़ों से उसको एग्रावेशन है. एमिलोरेशन है एट सी शोर यानी कि दरिए के किनारे पर उसको एमिलोरेशन है. बाइटिंग हिज नेल्स, टो नेल्स, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मिडो पेशेंट्स का. एंड येलोविश स्टेनिंग स्वेट होता है उसका, वो स्टेन्स भी डिफिकल्ट टू वॉश होते हैं, ये भी एक सिम्टम है मिडो पेशेंट्स का. अब देखते हैं माइंड ऑफ द मिडो पेशेंट्स. एक तो हमने देख लिया एक्सट्रीम से लेकर इरिडिकेट तक कि दो एक्सट्रीम पर्सनालिटीज़ होती है और मेन साइकोटिक मियाज्म की फीलिंग क्या है, कैसे मिडोरिनम पेशेंट में हमें वो फीलिंग देखने को मिलती है और उसकी वजह से क्या सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें भी देखी हमने इंट्रोडक्शन में. लेकिन अब माइंड के सिम्टम्स पर्टिकुलरली क्या क्या चीज़ें मेंशन है एसके दुबे में, उसको देखेंगे. फॉलोइंग आर द वेरी कैरेक्टरिस्टिक एंड सिंकिंग मेंटल सिम्टम्स ऑफ दिस ग्रेट रेमेडी. तो जो नीचे दिए गए सिम्टम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं मिडल पेशेंट्स के. और सिंकिंग मेंटल स्ट्रेंथ यानी कि डे बाय डे डिग्रेडिंग, मतलब कम होती जाने, सिंक होती जाती है, ऐसे मेंटल सिम्टम्स है वो ये रेमेडी के हैं और ये ग्रेट रेमेडी है, तो उसके सिम्टम्स भी बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हैं. There is great weakness of memory. He finds to be absorbed in his own thoughts, absent-minded, lost thread of conversion. So बहुत ही ज़्यादा ग्रेट वीकनेस होगी मेमोरी की. तो यहाँ पर हमने देखा कि सिंकिंग मेंटल सिम्टम्स यानी डिग्रेड होते जाते हैं. वीकनेस ऑफ मेमोरी क्यों है? क्योंकि वो पेशेंट है, वो अपने ही थॉट्स में, अपनी ही विचारों में इतना खोया सा रहता है कि वो उस समय एब्सेंट माइंडेड रह जाता है. पहले उसका कन्वर्जेशन में ध्यान होता है लेकिन फिर वो उस कन्वर्जेशन के बीच में से ही उसका ध्यान कहीं चला जाता है, मतलब अपने खुद के थॉट्स में. तो लॉसेस थ्रेड ऑफ कन्वर्जेशन, ये जो बातों का जो कन्वर्जेशन का जो थ्रेड है वो बीच में से ही उसका लॉस्ट हो जाता है. ग्रेट वीकनेस ऑफ मेमोरी है. द पेशेंट इज मच वरीड अबाउट हिज फॉरगॉटफुलनेस, कैन नॉट रिमेंबर वेरी फैमिलियर नेम्स, वर्ड्स और इनिशियल्स, फॉरगॉट नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स नेम बट ऑल्सो हिज ओन नेम. जो मिडो का पेशेंट होता है वो अपनी इस फॉरगॉटफुलनेस को लेकर, अपनी वीकनेस ऑफ मेमोरी को लेकर, ये बार बार जो चीज़ें भूल जाना, याद ना रहना, इस कंप्लेंट से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर नाम्स हैं जो उसके फैमिली के नाम है, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो उसके रूटीन में सुनने वाले नाम है, पर्सन्स है, ऐसे वर्ड्स है, ऐसे इनिशियल्स हैं, वो उनको भूल जाता है. वो सिर्फ अपने फ्रेंड के नाम को नहीं, अपने नाम को भी भूल जाता है. इतना हद तक उसका वीकनेस ऑफ मेमोरी होता है. उसके लिए कुछ भी लर्न करना डिफ़िकल्ट होता है और कंसंट्रेशन है वो उसका बहुत ही लो कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि इसी वजह से कि वो अपने ही थॉट्स में खोया सा रहता है. इसीलिए कहीं पर कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल है और कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएगा तो किसी भी चीज़ को याद रखना, लर्न करना भी उतना ही मुश्किल होगा. कैन नॉट स्पेल वर्ड करेक्टली इवन वेरी कॉमन वर्ड्स. तो वो जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को भी करेक्टली स्पेल नहीं कर पाता, उसकी स्पेलिंग को नहीं बता पाता, फिर वो चाहे कितनी ही कॉमन वर्ड्स क्यों ना हो. ऑलवेज हैज़ वीपिंग टेंडेंसी, बहुत ही ज़्यादा वीपिंग टेंडेंसी पाई जाती है ऐसे पेशेंट्स में
कि कुछ भी बताने से पहले वो रोने लगते हैं। कोई भी बात वो बिना रोए बता ही नहीं सकते। कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग, अनेबल टू नरेट द सिम्टम्स, मतलब अपने सिम्टम्स बताने के लिए भी वो एबल नहीं है अगर वो एक बार रोएंगे नहीं तो। ऑफन द क्वेश्चन इज टू बी रिपीटेड एज सी लॉस्ट इज हरसेल्फ, मतलब हर बार आपको क्वेश्चन को ऑफन रिपीट करना पड़ता है, या फिर वो खुद पेशेंट की, आपने उससे पूछा क्या हुआ है आपको, तो वो आपके क्वेश्चन को रिपीट करेगा, क्या हुआ है आपको, ओके मुझे ये हुआ है। सो ऑफन द क्वेश्चन इज टू बी रिपीटेड एज सी लूजेस हरसेल्फ, मतलब वो अपने आप को ऐसे विचारों में वो उलझी खोई रहती है वो पेशेंट, या फिर वो पेशेंट जो भी है वो, कि वो क्वेश्चन या तो आपको रिपीट करना पड़ता है या फिर वो सुनने के बाद वो खुद रिपीट करेगी, वो समझने के लिए, वो अंडरस्टैंड करने के लिए, इतनी वीक मेमोरी है। बट द मिडोरिनम पेशेंट प्रेडिक्ट्स फ्यूचर इवेंट्स वेरी करेक्टली, लेकिन जो मिडोरिनम के पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो फ्यूचर इवेंट्स को है वो अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हैं, वो उसको हम क्लेयरवोयंट बोलते हैं, खास करके कि शिट यार ये चीज़ ना हो तो ही अच्छा, और वो चीज़ हो जाती है। सो इन द सेंस कि वो मिसफॉर्चून के बारे में जो भी सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। सो मिडोरिनम पेशेंट इस सेंस में फ्यूचर को बहुत ही करेक्टली प्रिडिक्ट करते हैं। फील्स मैटर मोस्ट सेंसिटिवली बिफोर दे ओकर, कोई भी मैटर हो उससे पहले ही वो उस मैटर को इतना ज़्यादा सेंसिटिवली फील कर लेते हैं अपने थॉट में, अपने विचारों में, कि जितना तो वो होगा और हो सकता था उससे ज़्यादा तो उसने सेंसिटिवली उसको ज़्यादा सोच लिया है। ऑलवेज एंटिसिपेट्स हर ऑन डेथ, हमेशा वो एंटिसिपेट करना चाहेगा, क्योंकि मतलब अपनी खुद की डेथ को भी एंटिसिपेट करेगा। एंटिसिपेशन क्यों है? क्योंकि उसने पहले से ही वो सारी चीज़ों को इमेजिन कर लिया है, सोच लिया है, और बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिवली सोच लिया है। आई एम रियली सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा बैकग्राउंड नॉइसेस, लेकिन थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, आई एम सॉरी अगेन। सो ही एंड सी इज़ टू मच इरिटेटेड एट वेरी सिली मैटर्स, ऑल्सो पीविश एंड इम्पेशंस। तो जो भी पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे सिली मैटर्स पे इरिटेट हो जाता है बहुत जल्दी, बहुत ही ज़्यादा पीविश होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देना, एंड इम्पेशेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट रेस्टलेसनेस इस पेशेंट में परसिस्टेंटली देखने को मिलती है। एंक्शियस, सेंसिटिव, नर्वस एंड फास्टिडियस, वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट एंक्शियस है, सेंसिटिव है हर चीज़ को लेकर, नर्वस है बहुत ज़्यादा, एंड फास्टिडियसनेस भी है इस पेशेंट में। टाइम पासिस वेरी स्लोली, वॉन्ट्स टू do everything in a hurry and then gets exhausted and fatigued. समय है वो बहुत ही स्लोली पास होता है, उसको सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करनी होती है, एंड देन गेट्स एग्जॉस्टेड, और उसके बाद वो पेशेंट बहुत थक जाता है, फटीग में हो जाता है, मतलब बहुत ही कम वो जल्दी 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 करता है, और उसकी वजह से उससे ऐसा लगता है कि टाइम तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि उसने तो जो काम 2 घंटे में करना था वो 1 घंटे में कर लिया। तो टाइम पास टू स्लोली, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हरीडली कर रहा है, और इसकी वजह से उसे थकान, एग्जॉस्टेडनेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ड्रीम्स ऑफ ड्रिंकिंग एंड ऑफ इनसैटिएबल थर्स्ट, उसे सपने भी ऐसा आते हैं कि उसकी जो प्यास है वो बुझ ही नहीं रही है, वो पानी पी रहा है और पिए जा रहा है। तो इस काइंड के ड्रीम्स, मैनी ऑफ मेंटल सिम्टम्स आर एग्रेवेटेड व्हेन थिंकिंग ऑफ देम, बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स हैं वो भी उसके बारे में सोचने से वो एग्रेवेट हो जाते हैं। रिपीट्स हिमसेल्फ फ्रीक्वेंटली एज ए फियरफुल ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, वो अपने आप को बार बार दोहराता है, अपनी बातों को बार बार दोहराता है, क्योंकि ऐसा डर है कि कोई उसे गलत ना समझ ले, कोई उसकी बातों का गलत मतलब ना निकाल ले। समटाइम्स बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिव ऑफ माइंड हीज थॉट्स रन्स इनटू ईच अदर सो मिस्टेकली, इन ईच मिनट्स दैट सीम्स लाइक एन आवर, मतलब कभी कभी उसके जो विचार है वो इतने ज़्यादा स्पीड से चल रहे होते हैं कि वो मिक्सअप हो जाता है, और उससे ऐसा लगता है कि एक एक मिनट भी एक एक घंटे के समान लगती है। Wants now experience or chance in terms of sexual experiences may be homosexual. So कभी कभार जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, खास करके इन द टर्म्स ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, और कभी कभी ये पर्सन्स हैं वो होमोसेक्सुअल भी हो सकते हैं। अब ये बात की हमने माइंड की, सारे सिम्टम्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। There is great weakness of memory. The patient is very much worried about his own forgetfulness, cannot remember very familiar names, words, or initials, forgot not only his friend's name, also his own name, cannot spell correctly, even very common words, always has weeping tendency, cannot speak
Without weeping, unable to narrate the symptoms, often the question is to be repeated as they lost herself, but the Medullinium patient predicts future event very correctly, feels matter most sensitively before they occur, always anticipates anticipation from his own death. Anxious, sensitive, nervous, fastidious, he or she is too much irritated at very silly matters, also furious and impatient. Time passes very slowly, wants to do everything in a hurry, and then gets exhausted and fatigued, dreams of drinking and of unsatiable thirst. Many of the mental symptoms are aggravated when thinking of them. Yeah. अब बात करते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम की कि कौन से कंडीशंस में मिडो की पेशेंट्स जो हैं उसकी कंडीशंस और बिगड़ जाती है या फिर वहाँ से स्टार्ट होती है या फिर कोई ना कोई चीज़ों में एग्रेवेशन देखने को मिलता है. सो एलिमेंट्स फ्रॉम है यानी कि कॉजेशंस जो हैं वो हैं केसेस ऑफ माल ट्रीटेड एंड और सप्रेस्ड गोनोरिया may be treated with medorinum, giving immense relief to the patient. When the best selected remedies give no relief or fail to give permanently improve but only palliate, such ailments are as follows. तो कई केसेस में जहाँ पर माल ट्रीटेड और सप्रेस्ड गोनोरिया के केसेस हो, ऐसे केसेस में मेडोरिनम पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ दिला सकती है उस पेशेंट को, क्योंकि वो और ऐसे केसेस में जहाँ पर बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी रिलीफ ना दे पा रही हो, क्योर ना कर पा रही हो, परमानेंटली इंप्रूव ना कर पा रही हो पेशेंट की कंडीशन, या तो सिर्फ पेलिएशन के लिए यूज़ हो सकती है, ऐसी कंडीशंस में ऐसे एलिमेंट्स में मेडोरिनम इमेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उस पेशेंट को रिलीफ दिला सकती है. फर्स्ट इज डिसीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट मेनिंजेस. पहला जो है वो है कि स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी डिसीज़ है, मेनिंजेस की कोई भी डिसीज़ है, उस कंडीशंस में विथ और विदाउट ऑर्गेनिक लीजन्स, यानी कि वहाँ पर हो सकता है कोई ऑर्गेनिक लीजन्स हो भी ना भी हो, एंडिंग इन पैरालिसिस एंड और ट्रेम्बलिंग, एंड में एंड रिजल्ट होता है उसका ट्रेम्बलिंग या फिर पैरालिसिस, न्यूरालजिया, rheumatism, gout, etc., which can be traced to a psychotic origin. Second is circus. Circus यानी कि एक हार्ड स्लो ग्रोइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उस कंडीशंस में कार्सिनोमा में या फिर कैंसर में, मतलब कार्सिनोमा कैंसर वैसे वाले केसेस में, फिर चाहे वो एक्यूट है या क्रॉनिक है डेवलपमेंट में, व्हेन द सिम्टम्स पॉइंट टू द हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस, जहाँ पर सिम्टम्स की हिस्ट्री में साइकोसिस का ओरिजिन मिल रहा हो या फिर साइकोसिस से रिलेटेड कोई भी चीज़ मिल रही हो, सिम्टम्स पॉइंट टू द हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस. And third and last one is in the cases of women having chronic ovaritis, salpingitis, growth in uterus and ovaries, both benign and malignant, with or without psychotic origin. तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं मेडोरिनम पेशेंट्स के. अब देखते हैं पर्टिकुलर की तरफ, लेकिन क्योंकि यह रिवीजन की वीडियो अब तक की ही इतनी लंबी हो गई है तो हम एक काम करते हैं, इस रिवीजन की वीडियो का पार्ट 2 लाते हैं जिसमें हम सिर्फ पर्टिकुलर्स को रिवाइज करेंगे, ये सारी चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये रिवीजन वीडियो ही है ऑलरेडी. आप चाहो तो ये वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हो. होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी पॉलीक्रेस्ट अच्छी मेडिसिन है, सो इसमें थोड़ा वक्त लगा. होप आपको अच्छे से समझने में हेल्पफुल हुआ हो ये वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर. Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना. Stay tuned, take care. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.